नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों का चैप्टर चल रहा है गति और इसमें आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है वेग समय ग्राफ के बारे में। तो ये जो हमें ग्राफ जब हमें मिलता है हम उससे बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं और उसके साथ साथ हमारा क्या है, जो हमें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, जो हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, तो ग्राफ के हेल्प से हम कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, वो सब हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम बुक खोल लेते हैं और थोड़ा पहले बुक से देखते हैं और फिर मैं आपको अपनी स्लाइड से समझाऊंगी। तो यहाँ देखिए बच्चे, वेग समय ग्राफ के में अगर हम देखें तो अगर कोई एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा हम दर्शा सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को, तो यहाँ देखिए हम क्या है कि ये एक कोई हमारा कोई एक व्हीकल है, कोई एक वस्तु है, वो देखिए ये सीधी लाइन हमें ऐसे दिखाई दे रही है ना, तो इसका अर्थ है कि वो कांस्टेंट समय तो निकल रहा है लेकिन वो इसी वेग से चल रही है। इसमें हमें कोई एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है, त्वरण नहीं मिल रहा है, हमें कोई ना तो उसमें हमें लग रहा है कि कोई उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, ना हमें लग रहा है उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो वेग देखिए ये हमें 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दिखाई दे रहा है। तो ये इसका अर्थ है कि इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और समय के साथ साथ वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये जो वस्तु है ये एक समान चाल से गतिमान है। आगे हम लोग देखते हैं, तो ये जो ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है इसमें हमें एक्स अक्ष पर समय को हमने एक्स अक्ष पर दिखा रखा है और वेग को हमने वाई अक्ष पर दिखा रखा है। तो ये अब मैं इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको स्लाइड की हेल्प से करती हूँ। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये जो हम लोगों ने अभी अपनी बुक में ग्राफ देखा था, तो इसमें जैसा मैं बता रही थी ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस पे हमने समय दिखा रखा है और वाई एक्सिस पर हमने वेग को दर्शाया हुआ है। अब यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान कर रही है, मीन्स उसके जो वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो समय के साथ वेग समय ग्राफ को की ऊंचाई में हमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। हमें जब हमने देखा है कि जो हमें सीधी एक लाइन हमें ग्राफ की मिलती है, तब हमें मिलता है कि समय के साथ साथ उसके वेग में एक कांस्टेंट परिवर्तन हो रहा है, तब हमें सीधी लाइन दिखाई देती है। लेकिन समय इंक्रीज हो रहा है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, तो हमें इस प्रकार का ग्राफ देखने को मिलता है। तो ये जो अब हम देखते हैं कि एक्स अक्ष, ये जो एक्स हमारा एक्सेस है, अक्ष है, इसके समांतर एक सीधी जो रेखा है, तो ये देखिए, तो अगर एक्स अक्ष के समांतर हमें एक सीधी रेखा देखने को मिल रही है, तो ये हमें दर्शाता है कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम देखिए ग्राफ को हम दो वे में एनालाइज कर रहे हैं कि एक तो अगर हमें सीधी रेखा दिखाई दे रही है तो हम इससे निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। और अगर हमें यही अगर एक हमें तिरछी रेखा दिखाई देती तब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते थे कि समय के साथ साथ वेग में भी परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपको बता रहे हैं कि ये जो कार है ये 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एक समान वेग से गति कर रही है। और तो अगर आपको इस टाइप का कोई प्रश्न आता है जिसमें वो कहें कि समय मतलब समय आपका इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसका आप ग्राफ बनाएं, तो आपको बस याद रखना है कि एक्स एक्सिस के समांतर एक आप लाइन खींच दीजिए, तो आपका ये एक ग्राफ तैयार हो जाएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हम बता रहे हैं, और ये आप याद रखिएगा क्योंकि आगे जो हम अभी थोड़े फॉर्मूलेस और डिस्कस करेंगे, तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय, देखिए वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त होता है। तो मीन्स
जब हम वेग और समय का जब हम इसका गुणनफल करते हैं तो हमें पता चल जाता है विस्थापन कितना हुआ। तो यहाँ पे अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आपके पास वेग और समय का ग्राफ है और आपको पता करना है कि विस्थापन कितना हुआ, तो आप इस ग्राफ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेग और समय का हम गुणनफल ले लेते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि हमें किसने समय का निकालना है। मान लो हमें यहाँ पर t1 समय से t2 समय का विस्थापन निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ये t समय से हम एक जो y एक्सिस के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं और फिर हम लोग जो हमारा t2 है वो उसका भी हम कितने समय पीरियड का, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा घंटे का है, तो यहाँ पे हम जो ये हमारा 1 घंटा है या 2 घंटा है, इसके बीच का अगर हमें निकालना है तो हमने यहाँ पर एक रेखा खींची t1 समय, और कितने समय तक का देखना है वो हमने वहां से रेखा खींची और ये पूरी समांतर है, तो हमें क्या है, एक हमें रेक्टेंगल प्राप्त हो जाता है। अब इस रेक्टेंगल के अंदर का एरिया निकालने के लिए जब हम इसकी ये जो x एक्सिस पे जो वैल्यू है और y एक्सिस पे जो वैल्यू है इनका गुणनफल करते हैं, तो हमें विस्थापन मिल जाता है कि एक पर्टिकुलर समय से दूसरे पर्टिकुलर समय तक वो उस वस्तु ने कितना विस्थापन करा, मीन्स वो अपनी पोजीशन से कितना और आगे चले गए हैं। इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं। तो हमें समय निकालना है t1 से t2 के बीच में। तो हम लोग क्या, देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया था, हमने एक ये रेक्टेंगल बना लिया है। अब हमें इसका एरिया जो आपको ये कलर्ड पार्ट है, इसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हैं कोई रेक्टेंगल का हमें जब एरिया कैलकुलेट करना होता है तो हम उसकी लेंथ और ब्रेथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया AC इंटू CD, ठीक है। तो AC हमें कितना मिल रहा है, 40 है, और CD कितना है, ये हमारा आ गया T2 माइनस T1। क्लियर हुआ। तो यहाँ जब हम T2 माइनस T1 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ये हमें कैलकुलेट करनी होगी, वो हम जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको बताते जाएंगे। तो अगर हम वैसे देख रहे हैं तो T2 हमारा 4 जा रहा है और T1 हमारा यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो अगर 1 आवर है तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि 1 आवर मीन्स हमारा 60 मिनट्स। तो ये देखेंगे कि हमारा एक कॉलम कितने हमारा मिनट्स को दर्शा रहा है, कि हम उसको कैलकुलेट कर सके कि हमारा कितना टाइम चाहिए। और इस प्रकार से हम ये जो एरिया है इसका हम कैलकुलेट करके ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो इतने टाइम पीरियड के बीच में जो वस्तु चल रही है उसमें कितना विस्थापन हुआ, या अगर हम कहें हम डिस्टेंस जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम दर्शा सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये याद रखिएगा कि जो हमारा वेग और समय वाला जो ग्राफ होता है उससे हम विस्थापन कैलकुलेट कर सकते हैं। विस्थापन कहें या वैल्यू ऑफ S बोले, या हम कितनी दूरी चली है, तो ये हम सब तीनों का बात एक ही है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि अभी तो हमने देखा था वो एक समान गति से चल रही थी। अब हम लोग दूसरे ग्राफ में ये देखते हैं, अगर एक समान त्वरित गति से गतिमान कार है, तो ये देखिए अब अगर एक समान गति से त्वरित कार है तो इसका ये ग्राफ मिलेगा। क्लियर हुआ। तो ये जब हमें ग्राफ मिल रहा है इसका मतलब है एक समान त्वरित गति हो रही है, और इससे पहले जो ग्राफ था इसमें था त्वरण बिल्कुल नहीं है, एक समान गति है। तो ये बहुत छोटे छोटे से बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा एक समान त्वरित गति। अब इसमें भी हम विस्थापन कैलकुलेट कर सकते हैं। वो विस्थापन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन हमें एरिया निकालना होगा। तो यहाँ पे वही हमने
दो समय लिए T1 और T2। तो ये आप देखिए ये T1 T2 है, आप T1 T2 यहाँ से यहाँ तक का भी ले सकते हैं। तो यहाँ आप जो आपको जिस टाइम का करना है वहां पे आप पॉइंट लगा दीजिए। तो ये तो आपको कोई एक एग्जाम्पल लेके हमें समझाना है, इसलिए हमने, और ये आपकी बुक में दे रखा है, उसी को मैंने पिक्चर लेकर आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको 5 सेकंड से 15 के बीच में लेना है तो आप यहाँ से आप एक अपना ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये इस टाइप से बनकर आ जाएगा। तो ये आप डिफरेंट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ग्राफ खींचिए, अच्छा मुझे इस समय से इस समय के बीच का स्थापन निकालना है, मुझे इस समय से इतने बीच का निकालना है, आप अपने आप ये कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम ले रहे हैं, हम T1 ये मान रहे हैं और T2 ये मान रहे हैं। क्लियर हुआ? तो अब इसमें जो हमारा विस्थापन है, तो अगेन क्या करेंगे, हम जो टाइम लिया है उससे जो हमारा ग्राफ का जो लाइन जा रही है उसका हम y एक्सिस के पैरेलल दो लाइनें खींच देंगे। अब देखिए ये हमें एक स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। तो हमारा जो पहले अगर हम देखें तो हमें प्रॉपर एक रेक्टेंगल प्राप्त हो रहा था, लेकिन अब जो हमारी फिगर है तो इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या करा, बीच में एक लाइन खींच दी, क्योंकि ये हमारा ना तो स्क्वायर है, ना ट्रायंगल है, ना रेक्टेंगल है। तो हम लोग ने इसको बनाया कि एक हमें अगर बीच में लाइन हम ले रहे हैं तो ये हमारा एक स्क्वायर बन रहा है और ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये आयत है और ये आपका त्रिभुज बन रहा है। तो बस आयत ABCD, इसका एरिया कैलकुलेट, क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा ABCD का क्षेत्रफल क्या आ गया, AB इंटू BC, और इसके साथ हमें त्रिभुज का भी क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है, तो वो हमने प्लस करा। और त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस हमारा हाफ 1/2, बेस हमें AD मिला और जो हमें उसका एल्टीट्यूड वो DE। ठीक है, तो अब जब हम इसकी वैल्यू रखकर कैलकुलेट करेंगे तो कार के द्वारा तय की गई दूरी हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने दो चीजें देख ली, अगर हमारा एक समान गति से हमारी कोई वस्तु चल रही है तो हमें एक आयत मिल रहा है, तो हम उससे उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक समान त्वरित गति से कोई कार या कोई भी हमारा वस्तु एक गति कर रहा है तो हम इस टाइप से एरिया करके विस्थापन को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया ये? चलिए आगे चलते हैं। जब असमान गति से गतिमान वस्तु होती है तो देखिए ये जो ग्राफ है ये हमें क्लियर बताता है। यहाँ पर देखिए ये हमारा लाइन नीचे जा रही है, स्टार्टिंग हमें जो मिल रहा है वो 20 है, वेग 20 है, लेकिन जैसे जैसे समय इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेग में डिक्रीज हो रहा है। इसका हम तो ये वाला ग्राफ देखकर हम एकदम समझ जाते हैं कि जो गति हो रही है उसमें जो समय के साथ साथ वेग में कमी हो रही है, वो हल्का होता जा रहा है। तो ये भी एक ग्राफ से हमें समझ में आ रहा है कि कब त्वरण के कारण गति तेज हो रही है, कब गति समान है, कब हमारी जो वेग है वो कम हो रहा है। दूसरा देखिए ये जो है ये असमान गति दिखा रहा है कि पहले तो ये इंक्रीज हो रहा है, फिर देख रहे हैं ये कम हो रहा है, फिर हमारा इंक्रीज हो रहा है, फिर कम हो रहा है। तो यहाँ पे जब हमें वेग ये ऊपर नीचे होता दिखाई दे रहा है तो ये जो ग्राफ है ये हमें बताता है कि ये जो एक वस्तु है ये असमान गति से गतिमान है। क्लियर हुआ? तो यहाँ हमें दो ग्राफ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ इस ग्राफ में तो हमें मिल रहा है कि वेग में कमी हो रही है और इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि असमान गति से कोई वस्तु गतिमान है। तो ये हमने, तो आज जो हमने देखा है वो 4 टाइप के ग्राफ देखे हैं। और जरा सोचिए कौन कौन से देखे। चलिए तो वो आप सोचिए कि हमने
इतनी देर में सोच लिया ना। चलिए, तो हमने 4 टाइप के आज ग्राफ समझे हैं। एक ग्राफ में देखा है कि जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है समय के साथ साथ एक समान वेग से चल रहा है तो वो सीधी लाइन है। अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन मतलब एक हमें जो ग्राफ है और इसमें जब हमें एक ऐसे एक लाइन दिखाई दे रही है तो इसका हमें पता चल रहा है कि त्वरण हो रहा है और एक समान त्वरण हो रहा है, समय के साथ साथ एक सा त्वरण हो रहा है, गति में तेजी आ रही है। फिर हमने देखा एक जब लाइन हमारी ग्राफ में नीचे आ रही थी तो इसका अर्थ था कि यहाँ पे जो गति है, जो वेग है वो कम हो रहा है। और एक हमने असमान देखा कि हमने देखा जो पहले तो वेग इंक्रीज हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर अधिक हो रहा है, फिर कम हो रहा है, तो ये एक असमान हमें वेग का एक नॉलेज पता चल रही है। तो ग्राफ को देखकर हम पता कर सकते हैं कि ये वस्तु में किस प्रकार का एक वेग चल रहा है। और हमने दूसरी जो आज के सेशन में समझा वो ये देखा, वेग और समय का जो ग्राफ है उसका जब अगर हम वो पर्टिकुलर समय का अगर हमें निकालना है कि उस समय उस वस्तु का विस्थापन कितना हुआ, वो कितनी अपने जगह से हटी है, तो वो हम उसका क्या करते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल समांतर हम रेखा खींचकर उसके अंदर का जितना एरिया है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि किसी वस्तु में विस्थापन कितना हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आगे जो हम अभी आपसे थोड़े से फॉर्मूलेस जो इक्वेशंस हम डिस्कस करने वाले हैं तो ये वाली नॉलेज बहुत काम में आएगी। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।